Good morning and welcome everyone. So this is lecture number 6 and today we are going to start the properties of materials. Okay, this is the slide we have already shown to you. Here we have listed some of the property of any solid material. Okay, so here we have mechanical properties. Okay, we have thermal, optical, electrical, technological, chemical, magnetic and physical. Okay, सो इस स्लाइड के बारे में हमने थोड़ा पहले भी बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने थोड़ा देखा था कि कौन कौन सी वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी हो सकती हैं, उसी तरह से थर्मल कौन सी हो सकती हैं, ऑप्टिकल कौन सी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल कौन सी हो सकती हैं एंड मैग्नेटिक और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज आवर सिलेबस के जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसके बारे में हम अच्छे से सीख लें, ठीक है। Then only we will discuss about various other thing about the ferrous and non-ferrous metal, ठीक है। उसके बाद ये जो स्लाइड है ये भी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे क्या है आपकी जो वेरियस काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी है, ओके। प्लास्टिसिटी, क्रीप, फैटीग, ठीक है। सो अब जो हमें करना है सो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना है, इन्हीं को हमें समझना है, ठीक है। सो आज हम शुरुआत करते हैं डक्टिलिटी से। सो डक्टिलिटी क्या होती है? बेसिकली डक्टिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सिंपल है कि मतलब कोई भी मटेरियल है उसकी एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हर एक मटेरियल को वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर में ड्रॉन करना मतलब उसका वायर फॉर्म कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। हर मटेरियल को आप वायर में फॉर्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुछ मटेरियल हैं जिनको आप फॉर्म कर सकते हो, कुछ को आप नहीं कर सकते हो। उसमें भी कुछ को आप बहुत ईजिली वायर में फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो उसकी जो वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे जो मटेरियल ईजिली वायर में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, वो उनको बोलते हैं दे आर हाईली डक्टाइल। और जो ईजिली वायर में फॉर्म नहीं हो पाते हैं सो दे आर मीन्स हैव लो डक्टिलिटी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो है डक्टिलिटी की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि सिंपली मतलब टू बी एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? इट इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज़ अनदर वे टू डिफाइन दिस, राइट। कि मीन्स अगर कोई मटेरियल हमारा ईजिली वायर में ड्रॉन हो रहा है so it means the level of deformation imparted to the material, ठीक है, will be high, ओके। इसका मीनिंग ये होगा कि हम उस मटेरियल को ईजिली डिफॉर्म कर सकते हैं, ओके, और डिफॉर्म करके किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने सॉरी वेरियस ग्रुप्स मटेरियल ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे थे सो उसी समय मैंने बताया था कि जो हमारा मेटल एंड एलॉयज हैं, ओके, सो दे हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, ओके। उसमें मान लीजिए कॉपर है, एल्युमिनियम है, सो उनका आपने देखा कि ईजिली वायर में हम ड्रॉन कर सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉपर। सो इट मीन मेटल एंड एलॉय हैव दिस हाई डक्टिलिटी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी ब्रिटलनेस। और ब्रिटलनेस क्या है? बेसिकली इट इज़ द लैक ऑफ डक्टिलिटी, ओके। मीन्स कहीं पर भी आपका डक्टिलिटी बहुत कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ब्रिटलनेस है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो आपके सिरामिक मटेरियल्स बेसिकली हैं, सिरामिक ग्रुप, तो उनकी क्या होती है, ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है। जैसे एक प्लेट है आपकी, दिस इज मेड ऑफ सम सिरामिक मटेरियल, तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको डिफॉर्म करना चाहोगे तो इट विल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस, right? So by brittleness material cannot be deformed easily, okay, that's why this is the means basic problem with the ceramic group कि उनके पास brittleness इतनी ज़्यादा थी that we cannot deform them easily। और अगर आप किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप उसको डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। और अगर आप उसको डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट यूजेबल टू योर प्रोडक्ट्स, ओके। सो इस तरह से हमने डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को देख लिया है, राइट।
अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ, राइट। अब स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं, एक टर्म होता है स्ट्रेस के बेसिस पे। अभी स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपका होता है सिंपली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ठीक है। मीन्स कोई भी मटेरियल है वो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मैं ऐसे पकड़ के और फोर्स लगा रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, ठीक है। सो देयर इज सम इंक्रीमेंट इन दिस लेंथ, थोड़ा सा इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है। थैंक गॉड कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस मटेरियल अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड का मतलब क्या है? जो लोड मैं अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, सो दैट विल बी बैलेंसिंग द अप्लाइड लोड, ठीक है। दैट्स वाई दिस मटेरियल इज नॉट फेलिंग, ओके। ये स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ही जनरल सी टर्म है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई उसके पास अच्छी स्ट्रेंथ है ना, मतलब फिजिकल वे में बोलते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है किसी भी अप्लाइड जैसे प्रॉब्लम, मतलब अगर हम लोगों की बात करते हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर क्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स अप्लाई होती हैं, सो उसके अगेंस्ट हम जो है अच्छा रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई। फिजिकल वे में भी हम बोल सकते हैं, मेंटल वे में भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे जितने भी टाइप के मटेरियल्स हैं, ठीक है, चाहे वो आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, मेटल हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, और इवन योर कंपोजिट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ही सिंपल सी वो स्टोरी है ना कि ऐसे एक लकड़ी जो होती है अगर एक एक करके आप इसको ब्रेक करोगे तो ईजिली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर इसी तरह से टाई कर लोगे देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैम, ओके। सो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अब क्या हुआ, स्ट्रेंथ जो है वो हमारी कई गुना बढ़ गई, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन नॉट ब्रेक इट, ओके। आवर स्ट्रेंथ हैज बीन इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, ओके। अब देखिए ये तो कहानियां हैं, बट एज ए इंजीनियर क्या है कि हमें मीन्स बहुत ही साइंटिफिकली चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है, और एक मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू के वे में हमें बताना पड़ता है कि भाई स्ट्रेंथ ये है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे बोल देने से काम नहीं चलेगा कि ये जो मटेरियल है इसकी स्ट्रेंथ इससे अच्छी है ठीक है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि अच्छी मतलब क्या, वैल्यू बताइए कि इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, और इसका वैल्यू कितना है, और इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू मीन्स कैलकुलेट कि आप ये जो स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यू किस तरह से आप बता सकते हैं, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है और ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। सिंपल एक लाइन में मैं डिफाइन कर दूंगा, ओके। स्ट्रेस होता है आपका सिंपली रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और यही सिंपली डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। अब ये देखिए स्ट्रेस है आपका रेजिस्टेंस फोर्स एंड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस फोर्स आपने मान लीजिए अगर न्यूटन में दिया है और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है तो दैट्स वाई इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अभी वैल्यूज आई कहाँ से? तो सिंपली आप अगर एक ये रोड ले लीजिए और इसको यहाँ से आप फिक्स करके एंड यू आर अप्लाइंग लोड एफ लाइक दिस, ठीक है। ये मान लीजिए स्टील की बनी हुई रोड है, इसका डायमीटर डी है, इसका लेंथ एल है, ठीक है। एफ लोड अप्लाई करने के बाद मान लीजिए इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा एल का, ओके। सो ये सारी फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो उसी से आपने क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि देयर इज ए साइंटिस्ट जिसको यंग मॉडुलस हम बोलते हैं,
ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उन्होंने बोला कि दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पूरा सेंटेंस ये था, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये सब 12th क्लास की चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, अगर हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको एप्सिलॉन से, सो दैट सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन विद इन द इलास्टिक लिमिट, या कहीं कहीं इस पे इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट ई। ओके, और यहाँ से हम लिख देते हैं ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये जो आपका ई है, तो ये ई क्या है आपका, ये है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। ओके, सो ये जो ई है आपका, दिस ई इज योर बेसिकली वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दिस इज योर स्ट्रेस, दिस इज योर स्ट्रेन। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। अब देखिए हमने क्या किया कि एक रोड लिया इस तरह का, ठीक है, इस पे हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया F, इसका लेंथ L है, डायमीटर D है। ठीक है, और मान लीजिए जो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा L का। ठीक, सो इतना तो हमें समझ में आ गया कि दैट योर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ओके, अब अगर हम इसी चीज को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें, कि मीन्स यहाँ पे हम ले लें स्ट्रेस और यहाँ पे हम ले लें स्ट्रेन। ठीक है, सो जो डायग्राम है वो हमारा किस तरह का आता है वो हम देखते हैं। ओके, अब इसमें भी दो चीज़ें देखो, जो बेसिकली मटेरियल है वो या तो आपका हो सकता है डक्टाइल हो, है ना, या वो आपका ब्रिटल हो। ठीक है, तो बेसिकली दो ही तरह के आपके डायग्राम आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, कि एक तो डक्टाइल मटेरियल के लिए और दूसरा आता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो पहले हम बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, कि अगर आपका मटेरियल डक्टाइल होगा तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा। ओके, सो देखा जाए उसको कैसा बनता है वो। सो हमारा ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस हम डिफाइन कर चुके हैं, दैट योर स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपका स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस फोर्स, सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, अपॉन एरिया, और ये है डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो क्या, इनिशियल एरिया लिया गया है, इनिशियल। ठीक है, क्योंकि जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि आपका जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे हमने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है कि ये आपका एक कांस्टेंट हो गया क्योंकि जो रोड आपने ली है उसका डायमीटर D है, तो उसका एरिया जो रहेगा π/4 d स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू पूरी तरह डिपेंड किस पे कर रही है, फोर्स पर। और फोर्स कौन सा है, रेजिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, और लकीली क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपका अप्लाइड लोड है वही आपका इस स्ट्रेस की वैल्यू को पूरी तरह से कह सकते हो आप कंट्रोल कर रहा है, कि जैसे जैसे आपका F का वैल्यू बढ़ता जा रहा है आपका स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं स्ट्रेन, जो कि एप्सिलॉन पे आते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है आपका डेल्टा एल अपॉन एल। जो आपका एल है वो है आपका ओरिजिनल लेंथ या जो इनिशियल लेंथ है। ठीक है, जो भी आपने स्पेसिमेन लिया है तो इनिशियल जो उसकी लेंथ है डेट इज द एल तो वो भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट होगा। सो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू पूरी तरह डिपेंड किस पे कर रही है, डेल्टा एल पे। और डेल्टा एल कैसे चेंज हो रहा है कि जैसे जैसे आप एफ जो है लगा रहे हो और एफ की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये चेंज इन लेंथ जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब इनिशियली आपने एफ इक्वल टू 0 अप्लाई किया, 0 फोर्स, तो क्या था, ये जो मटेरियल था उसने कोई रेजिस्टेंस भी अप्लाई नहीं किया। अब जैसे ही आपने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, 1 न्यूटन 2 न्यूटन, ठीक है, उसी तरह से आप बढ़ाते चले गए 100 न्यूटन, ठीक है, उसी तरह से आप 1000 न्यूटन, इस तरह से आप वैल्यू को बढ़ाते चले गए। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, उसी तरह से
मटेरियल के द्वारा जो रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी ये अप्लाइड लोड की वैल्यू बढ़ रही है, उसी से क्या हो रहा है, आपका मटेरियल भी थोड़ा सा डिफॉर्म होता जा रहा है और इस डेल्टा एल की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ठीक। तो जो हमारा डायग्राम आता है वो किस तरह का आता है वो हम देखते हैं। ओके, सो डायग्राम क्या होता है, इनिशियली हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये आपका ओरिजिन है, सो मीन्स इनिशियली जो हमारा फोर्स है वो भी जीरो है और जो हमारा चेंज इन लेंथ है वो भी जीरो है, दोनों चीज़ें जीरो हैं। तो हमारा जो डायग्राम है इसलिए वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है और वैसे वैसे ही आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन जो रहेगी आपकी स्ट्रेट रहेगी और ये स्ट्रेट होते होते ऐसे बढ़ती रहेगी, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए, ओके। सो यहाँ के बाद क्या होता है कि आपका जो डायग्राम है ये स्ट्रेस स्ट्रेन, ओके, यहाँ तक तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रहा है ना, यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रहा है। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या कहीं कहीं इसको इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक क्या है, आपका स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू स्ट्रेन। बट यहाँ के बाद क्या है कि जो कर्व है वो आपका जो आपका ये डायग्राम है ये थोड़ा कर्व फॉर्म लेने लगता है इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ तक, ओके, यहाँ तक की वैल्यू को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इसको इलास्टिक लिमिट क्यों बोलते हैं, इसको इलास्टिक लिमिट इसलिए बोलते हैं कि अगर हम इतना डिफॉर्म करने के बाद, ठीक है, जो फोर्स है वो पूरी तरह से हटा देते हैं तो मटेरियल हमारा वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में जा सकता है या चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमने डिफॉर्म किया अपना मटेरियल इस पॉइंट तक, ओके, पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, बी तक हमने डिफॉर्म किया। अब जैसे ही हम अपना लोड रिमूव करेंगे, क्योंकि सारा चेंज तो लोड की वजह से हो रहा है, जैसे ही हमने लोड रिमूव किया सो मटेरियल हमारा जिस रूट से गया है ना, उसी रूट से वापस आ जाएगा टू द ओरिजिन और ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। लेकिन ये जो पॉइंट ए है और बी है तो ये मतलब बहुत ही नियर होंगे, कहीं कहीं कोइंसाइड भी कर जाएंगे किसी मटेरियल के लिए, बट हमें पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, और दोनों ही क्या अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये है कि हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, बट इलास्टिक लिमिट तक ये होता है कि हम जैसे ही फोर्स रिमूव कर देते हैं मटेरियल हमारा ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ये डायग्राम है आपका वो और कर्व फॉर्म लेता है और ये कर्व इस तरह से नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलती है, एक वैल्यू इस टॉप पर मिलती है C और एक वैल्यू इस बॉटम पे मिलती है D, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट और इसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, C और D, ठीक है। यहाँ के बाद आपका कर्व जो है वो एक बार फिर से उठता है, इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे बाद में, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ के बाद हमारा कर्व क्या है, एक बार फिर से उठता है और अब ये जो आपका अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है, उसको भी सरपास कर देता है, यानी उससे भी ऊपर जाना शुरू कर देता है और इस तरह से जाता हुआ, ठीक है, फाइनली कुछ ऐसी शेप लेता है, ओके। यहाँ पे हमें दो बेसिक वैल्यू मिलती हैं, एक इस कर्व के टॉप पर मिलती है, तो ABCD इसको मान लीजिए ये E है, और एक इसके एंड पे मिलती है, ये आपका F हो गया, ठीक है। ये F मतलब फोर्स नहीं है, ये पॉइंट F है, ठीक है। तो इसको अच्छा लगेगा कि हम F ना करके इसको हम कर देते हैं, ओह, तो पूरा डायग्राम ही चला गया। ओके, सो इसको हमने F ना करके इसको हमने कर दिया है G, ठीक है। और ये जैसे हमारा क्या था प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हमारा है इलास्टिक लिमिट,
बी पॉइंट, ओके। सी है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, और ये है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। दिस ई वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये जो जी है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ फेल्योर, ओके। सो ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसके लिए, एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, ओके। डक्टाइल मटेरियल जैसे कि आपका माइल्ड स्टील, जैसे कि आपका कॉपर, जैसे एल्यूमिनियम, है ना, जैसे कि आपका सिल्वर, जैसे आपका गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। तो उनके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वो मतलब जनरली इस तरह का होगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ओके। मीन्स प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँ जीरो से, ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मटेरियल इनिशियल पोजीशन पे है, इनिशियल शेप एंड साइज में है। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्ट्रेस क्या डिपेंड कर रहा है, एफ अपॉन ए पर, ए आपका कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप एफ बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे आपका कर्व आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेन भी आपका क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल है, क्योंकि एल क्या है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो ये भी डिपेंड कर रहा है आपका डेल्टा एल पर। तो जैसे जैसे आप एफ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका डेल्टा एल भी बढ़ रहा है, तो इसलिए ये कर्व क्या है, इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हुआ, है ना। यहाँ तक क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में गया इस पॉइंट तक, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ के बाद थोड़ा कर्व होना स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी क्या है कि जैसे ही आप अपना फोर्स रिमूव करते हो तो ये आपका वापस आ जाता है टू द इनिशियल शेप एंड साइज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ओके, कि आपका जो मटेरियल है वो इलास्टिसिटी कब होगी उसमें, जब वो फोर्स अप्लाई जो आपने कर रखा है उसको रिमूव करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाए। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के आगे बढ़ जाते हैं, इलास्टिक लिमिट के आगे, तो हमें पॉइंट मिलता है अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ जो मटेरियल है आपका वो मैक्सिमम जो लोड की वैल्यू है वो शो करता है, ठीक है। बट ये है कि मटेरियल यहाँ से गिव अप करना स्टार्ट कर देता है, ओके। और फिर इसलिए जो पॉइंट डी है वो आपका अपर यील्ड पॉइंट से नीचे आ जाता है, यहाँ पे लोड की वैल्यू कम होगी, यानी कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो अपने आप ही कम हो गया। वो कम क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स कम हो रहा है, ओके। रेजिस्टेंस फोर्स कम हो रहा है इसलिए आपका अप्लाइड फोर्स भी कम हो गया, और हमारा जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पहुँच गया। इसी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और ये जो आपका अपर यील्ड पॉइंट से वैल्यू कम होती है, ठीक है। बट इसके बाद क्या होता है, फिर से मटेरियल जो है एक रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट कर देता है, ओके। और जो कर्व है हमारा वो कुछ इस शेप में जाना स्टार्ट हो जाता है, ओके, एक पैराबोला की शेप में। इस शेप में हमें जो टॉप पर जो पॉइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है सिग्मा यूटी से इसको डिनोट करते हैं। सो दिस इज द वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। और फाइनली जो मटेरियल आपका फ्रैक्चर होता है वो समझ लीजिए कि इस वैल्यू से बहुत कम फोर्स पे जाके वो फ्रैक्चर होगा, क्योंकि यहाँ तक मटेरियल क्या है वो पूरी तरह से गिव अप कर देता है, ठीक है। यहाँ जाके मटेरियल पूरी तरह से गिव अप कर देगा, और वो फाइनली मतलब इस लोड पे जाके वो फ्रैक्चर यानी पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, ओके। ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हमारा फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, राइट। अगर इसी के कंपैरिजन में हम देखें किसी ब्रिटल मटेरियल के लिए तो हमारा ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अलग हो जाता है। वो कैसा होता है, ठीक है। वो सिंपली क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रेन है, ओके। और यहाँ से वही ओरिजिन से जब स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो ये वो गया 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 और यहाँ पे आके जस्ट ब्रेक, ठीक है। मीन्स नो
upper yield point, no lower yield point, no ultimate tangential strength and no separate fracture point. ओके जो भी है कि बस यहाँ पे कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट है छोटी मोटी सी, यहाँ पे कहीं इलास्टिक लिमिट है एंड अल्टीमेटली इट विल फ्रैक्चर. सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए ब्रिटल मटेरियल. ठीक है, सो दैट्स वाई इन ब्रिटल मटेरियल द डिफॉर्मेशन इज नॉट ईजिली पॉसिबल. क्योंकि क्या है कि थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन के बाद ही क्या होता है वो मटेरियल आपका ब्रेक हो जाता है. ठीक है, बट अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें एक डक्टाइल मटेरियल को, तो उसका जो डिफॉर्मेशन साइकिल है वो क्या है कि वो ऐसे 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 यहाँ तक चल रही है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए ब्रिटल मटेरियल एंड फॉर ए डक्टाइल मटेरियल. ठीक है, यहाँ पे ये सब क्लियर हो गया. अब देखिए ये मशीन है आपकी जहाँ पे हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो अपना ऑब्टेन करते हैं. तो जो स्पेसिमेन है वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन यहाँ पे यूज़ किया जाता है. कुछ इस तरह की उसका शेप एंड साइज होता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉग बोन स्पेसिमेन. ओके, और इसका क्या है एक एंड यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एक एंड यहाँ पे फिक्स कर देते हैं एंड देन वी विल अप्लाई द लोड. कंप्यूटराइज मशीन होती है. ओके, लोड की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे देगी, जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो भी आपको कैलकुलेट करके दे देगी, और इवन जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है दैट विल आल्सो बी प्रिंटेड ऑन द मशीन. राइट, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिल जाएगा. अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं. जैसे कि एक प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ है तो वो भी हमें यहीं से मिलती है. ठीक है, स्ट्रेंथ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ से मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है. ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ का बेसिक मीन्स क्या है कि ज़्यादातर केसेस में जो अल्टीमेट टेंजेंशियल स्ट्रेंथ है, ओके, इट मीन्स कि जिस मटेरियल की अल्टीमेट टेंजेंशियल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो हम बोलते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा है. हमें यहाँ से इलास्टिसिटी मिल गई. इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू मीन्स कम टू द ओरिजिनल शेप व्हेन वी रिमूव द फोर्स, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. तो इसी डायग्राम से हमें इलास्टिसिटी का पता चल जाता है कि यहाँ तक की जो ये आपका पॉइंट है बी. ठीक है, तो दिस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. मतलब ये कि यहाँ अगर आप फोर्स रिमूव कर देते हैं तो मटेरियल आपका ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है. तो दिस इज द मीन्स वे टू डिफाइन द इलास्टिसिटी. अब प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी है द एबिलिटी टू ऑफ द मटेरियल टू मीन्स टू मेक एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन. ठीक है, दैट इज द प्लास्टिसिटी. सो प्लास्टिसिटी यहाँ के बाद आपकी स्टार्ट होती है इलास्टिक पॉइंट के बाद. ठीक है, कि इसके बाद अगर आप डिफॉर्मेशन दे रहे हो, ओके, मतलब यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ तक आपका अगर आपने फोर्स रिमूव किया तो आपका मटेरियल इसी रूट से वापस आएगा. ओके, बट इसके बाद मान लीजिए अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट आपने कहीं यहाँ पे जाके फोर्स को रिमूव किया, तो उस केस में क्या होता है कि मटेरियल आपका ऐसे वापस नहीं आता, वो इस तरह से ओके पैरेलल टू दिस लाइन यहाँ ऐसे पहुँचा. ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट विल रिमेन इन द मटेरियल इवन यू रिमूव ऑल द फोर्स यू हैव अप्लाइड. ठीक है, तो यही है आपकी प्लास्टिसिटी कि जो भी आपने डिफॉर्मेशन दिया मटेरियल ने उसको मीन्स रिटेन कर लिया. ओके, और उसके बाद आपका अल्टीमेट टेंजेंशियल स्ट्रेंथ है. तो बेसिकली अल्टीमेट टेंजेंशियल स्ट्रेंथ का मीनिंग ये होता है कि मटेरियल जो है वो इतना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड जो है वो बियर कर सकता है. ओके, और फाइनली वो फ्रैक्चर होगा एक लोअर वैल्यू ऑफ लोड पे जाके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मटेरियल पूरी तरह से गिव अप कर देता है. राइट. अब देखिए ये जो इतनी चीज़ें हैं इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और स्ट्रेंथ है ना, और स्ट्रेंथ में भी यहाँ पे अल्टीमेट टेंजेंशियल स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी हमें मिल जाती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. डिज़ाइन में ओके, कि जैसे हमें कोई ब्रिज बनाना है ना, वी आर गोइंग टू मेक ए ब्रिज. ठीक है, और मान लीजिए रेल का ब्रिज बनाना है तो उसमें हम स्टील यूज़ करने जा रहे हैं बेसिकली.
ठीक है। तो हम अब कैलकुलेशन करेंगे कि जो ब्रिज है, ठीक है, उस ब्रिज के ऊपर से आपकी ट्रेन जो है वो गुजरनी है बेसिकली। ओके, तो ट्रेन का क्या वेट होगा, ओके, उस वेट के कारण इस पर कितना डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। जो भी आप यहाँ पे ऐसे करके स्टील को यूज़ करोगे तो जो ट्रेन आपकी गुजरेगी उससे कितना इस पे डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। सो ऑल दिस वैल्यू वी विल कैलकुलेट एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिज़ाइन द वेरियस पैरामीटर्स लाइक लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए और थिकनेस क्या होनी चाहिए, कि जो भी आपकी ये रोड में या प्लेट में मटेरियल यूज़ हो रहा है व्हाट शुड बी द थिकनेस, ओके, एंड ऑल अदर पैरामीटर्स, राइट। क्योंकि हमें क्या पता है कि जो स्टील है उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ कितनी है, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ हमें वो वैल्यू पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लेंथ, थिकनेस और बाकी सब पैरामीटर्स ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। या कि भाई हमें यहाँ पे स्टील यूज़ नहीं करना, ठीक है, किसी ने कहा कि स्टील इज़ नॉट ए सुटेबल मटेरियल फॉर दिस पर्पज़, ओके, यू शुड यूज़ मीन्स सम काइंड ऑफ एलॉय, है ना, कोई और आप मान लीजिए यहाँ पे एलॉय यूज़ करना सुटेबल है कि स्टील यूज़ करना सुटेबल नहीं है, बिकॉज दिस स्टील विल नॉट सस्टेन मीन्स इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ओके। सो ऑल दिस डिजाइनिंग प्रोसेस विल बी पॉसिबल only after having the means strength value for the given material, okay। और हर मटेरियल के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ की वैल्यू अवेलेबल है, ओके। अगर हम चाहें तो लैब में खुद भी टेस्ट करके इस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। इसी मटेरियल पे हमारा कंप्रेशन टेस्ट भी होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो स्पेसिमेन है वो यहाँ इंसर्ट ना करके यहाँ पे कहीं इंसर्ट करते हैं और कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेंडिंग टेस्ट भी इसी मशीन पे किया जा सकता है। उसके लिए एक प्लेट लेके उसको यहाँ पे हम रखते हैं और फिर ऊपर से बेंडिंग लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या अल्टीमेट टेंजाइल टेस्टिंग मशीन है कि इस पर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ओके। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें हमने डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ओके, और स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के साथ साथ हमने इलास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी और देन यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, और अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने आज डिस्कस कर ली हैं, ओके। बाकी कुछ बची हुई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।